दयालु, शांत स्वभाव का नौजवान था जो हर किसी में अच्छाई देखने में विश्वास रखता था। उसके स्वभाव ने उसे हर किसी के संकट में मददगार बना दिया था। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो चुपचाप अपने ही दर्द में डूब रहा है। बचपन से ही एथन ने लोगों को खुश करना सीख लिया था। स्कूल में वो अपनी बारी छोड़ देता ताकि दूसरे पहले जा सके। घर पर वो तब भी माफी मांग लेता जब उसकी गलती नहीं होती थी। उसने सोचा कि अच्छा होना एक गुण है, लेकिन समय के साथ उसने अधीनता को दयालुता समझ लिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अंतर स्पष्ट होता गया। कॉलेज में उसकी मुलाकात मेसन से हुई। आकर्षक, लोकप्रिय और आत्मविश्वास से भरा हुआ, मेसन का एथन पर एक अजीब प्रभाव था। पहली बार में वो एक सुरक्षात्मक दोस्त के रूप में सामने आया, लेकिन जल्द ही मेसन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एथन को दूसरों के सामने छोटा महसूस कराया, लगातार उसकी असुरक्षाओं का मजाक उड़ाया और गलत होने पर भी उसे दोषी ठहराया। मेसन ने एथन का इस्तेमाल काम करवाने, उसे बचाने और जरूरत पड़ने पर झूठ बोलने के लिए किया। जब भी एथन बोलने की कोशिश करता, मेसन या तो उसे दोषी ठहराता या कहानी को इस तरह मोड़ देता कि एथन खुद को अनुचित महसूस करे। तुम बहुत भावुक हो यार, मेसन हंसते हुए कहता। मजाक सहना सीखो। एथन अपने ही भावनाओं पर सवाल उठाने लगा। क्या वो सच में ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था? क्या मेसन सिर्फ मजाक कर रहा था? लेकिन मजाक हमेशा दुख पहुंचाता था और वे कभी बंद नहीं हुए। घर पर भी हालात कुछ ज्यादा अलग नहीं थे। उसका चचेरा भाई ओलिवर उसकी जिंदगी में एक और जहरीली उपस्थिति थी। हालांकि उनका पारिवारिक बंधन था, उसने उसकी करियर पसंद का मजाक उड़ाया, उसके सपनों को खारिज कर दिया और उसे दूसरों से तुलना करके उसे असफल महसूस कराया। पारिवारिक रात्रि भोज थकाव होते थे। एथन एक नकली मुस्कान के साथ घर लौटता, लेकिन उसका दिल भारी होता। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ओलिवर अक्सर कहता। तुम अपने विचारों से कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उन शब्दों की कड़वाहट के बावजूद एथन ने फिर भी सम्मानजनक रहने की कोशिश की। वो पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने में विश्वास रखता था, भले ही इससे दर्द होता हो। हालांकि वही विश्वास वो जंजीर बन गया जिसने उसे पीछे रखा। हालात और खराब करने के लिए एथन का कार्यस्थल भी एक सुरक्षित जगह नहीं था। उसका प्रबंधक मिस्टर डेनियल्स अधिकारवादी और चालाक था। वो बिना किसी सराहना के एथन पर अतिरिक्त काम डालता था। अगर कोई परियोजना सफल होती तो डेनियल्स श्रेय लेता, अगर वो विफल हो जाती तो एथन को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया जाता। एथन देर तक रुकता, दोपहर के भोजन का अवकाश छोड़ देता और दुर्व्यवहार को ये सोचकर स्वीकार करता कि कड़ी मेहनत आखिरकार ध्यान दी जाएगी, लेकिन पहचान कभी नहीं मिली। एक सर्द रात फिर से ओवरटाइम काम करने के बाद एथन घर आया तो उसने अपनी माँ को रसोई में चुपचाप रोते हुए पाया। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी आंखों में तनाव देखा। क्या हुआ माँ? उसने धीरे से पूछा। वो हिचकिचाई और फिर बोली, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। तुम हर समय थके हुए रहते हो, तुम खुश नहीं हो, मैं देख सकती हूँ। उसकी आवाज टूट गई और उस पल ने एथन को छाती में एक मुक्के की तरह मारा। उसकी चुप्पी, उसका धीरज, पीछे हटने से उसका इनकार, ये सब उसे भी प्रभावित कर रहा था। वो बोझ जिसे वह अकेला ढो रहा था उसकी दुनिया में फैल गया था। उस रात एथन अकेला बैठा और सचमुच अपने जीवन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह जी नहीं रहा था, वह सिर्फ जीवित था। हमेशा झुकना, हमेशा खुश करना, हमेशा थका हुआ। उसके आसपास के लोग सिर्फ निर्दयी नहीं थे, वे जहरीले थे, और जहर उसने आखिरकार न किया जाए तो फैलता है। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी डायरी खोली और एक पंक्ति लिखी, अब सब कुछ बदलने का समय है। अगले दिन एथन ने मेसन से शुरुआत की। जब मेसन ने झूठ बोलने के लिए उसे कवर करने के लिए बुलाया तो एथन ने कहा, नहीं। क्या तुम गंभीर हो? मेसन ने झिड़कते हुए कहा, हाँ मैं गंभीर हूँ। एथन ने शांति से जवाब दिया, मैंने तुम्हें बहुत बार कवर किया है, मैं अब और नहीं कर रहा हूँ। मेसन ने गालियों और धमकियों से जवाब दिया, लेकिन एथन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मेसन का नंबर ब्लॉक कर दिया और एक अजीब शांति महसूस की। ये पहली बार था जब उसने खुद को चुना था। अगला उसने ओलिवर से निपटा। अगले पारिवारिक रात्रि भोज में ओलिवर ने एथन की नौकरी के बारे में एक और नीचा दिखाने वाली टिप्पणी की। इस बार एथन चुप नहीं रहा। तुम हमेशा ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो, एथन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन सम्मानजनक थी। लेकिन मैं किसी और की जिंदगी जीने के बजाय अपने सपने का पीछा करना पसंद करूंगा। सब शांत हो गए। ओलिवर हक्का बक्का रह गया। यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे जवाब दे। एक बार के लिए ध्यान एथन की ताकत पर था, उसकी चुप्पी पर नहीं। यह आसान नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस पल में कुछ बदल गया। एथन ने अपना मूल्य जान लिया था। हालांकि सबसे कठिन निर्णय उसकी नौकरी थी। एथन ने कुछ हफ्ते योजना बनाने और अन्य पदों के लिए आवेदन करने में बिताए। उसने अपना बायोडेटा सुधारा, साक्षात्कार की तैयारी की और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास फिर से बनाया। उसे एक डिजिटल फर्म में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जो अपने स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए जानी जाती थी। साक्षात्कार के दौरान प्रबंधक ने पूछा, आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? एथन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं ऐसी जगह पर काम करने का हकदार हूँ जहाँ सम्मान एक इनाम नहीं बल्कि एक मानक है। उसे नौकरी मिल गई। पुरानी कंपनी में उसका आखिरी दिन अजीब था। मिस्टर डेनियल्स ने शायद ही उसके इस्तीफे पर ध्यान दिया, लेकिन एथन को परवाह नहीं थी। वो सिर ऊंचा करके इमारत से निकल गया। उसके बाद के महीनों में एथन का जीवन बदलने लगा। उसने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जिन्होंने उसे ऊपर उठाया, न कि उसे नीचे खींचा। उसने नए दोस्त बनाए जिन्होंने उसकी जीत का जश्न मनाया और उसके दुख में उसके साथ खड़े रहे। उसने अपनी माँ के साथ समय बिताया, बिना किसी अपराध बोध और आराम से। उसने बिना किसी अपराध बोध के ना कहना सीखा, बिना किसी डर के सीमाएं निर्धारित की और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। उसने एक छोटा सा ब्लॉग भी शुरू किया जहाँ वह भावनात्मक सीमाओं, उपचार और व्यक्तिगत विकास के बारे में
लिखता था। ये युवा पाठकों के बीच लोकप्रिय हो गया जिन्होंने उसकी यात्रा के साथ जुड़ाव महसूस किया। ग्लोब ने उसे एक आवाज दी, उस तरह की नहीं जो सभी को खुश करे, बल्कि उस तरह की जो सच्चाई को सशक्त करे। एथन रातों रात करोड़पति नहीं बन गया, उसने बदला नहीं लिया, उसने बस अपने जीवन से जहर निकाल दिया और ऐसा करने से वो ठीक होने लगा, धीरे धीरे, स्थिर रूप से और गरिमा के साथ। एक दिन उसके ब्लॉग के एक पाठक ने उसे ईमेल किया, आपकी कहानी ने मुझे बचाया, मैं एक जहरीली दोस्ती में फंसा हुआ था और आपके शब्दों ने मुझे दूर जाने का साहस दिया। एथन मुस्कुराया, वो लड़का जिसने कभी खुद पर संदेह किया था अब दूसरों को ताकत दे रहा था।